इंदौर में आयोजित होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन से विपुल सेठ अपने परिवार सहित इंदौर पहुंचे हैं, जो लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष शिव नारायण शर्मा के घर पर रुके हुए हैं। शनिवार को विपुल सेठ परिवार सहित शिव नारायण शर्मा के प्लांट पर भी पहुंचे, जहां डीजाना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। विपुल ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दुष्प्रभाव सहित वहां के हालातों पर भी विस्तार से अपनी बातें रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन को शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। तमाम अतिथि भी शहर में आ चुके हैं और उनके स्वागत के लिए शहर पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शिव नारायण शर्मा जी के यहाँ, जहाँ पर यूक्रेन से आए विपुल सेठ और उनका परिवार रुका हुआ है। आज वो उनके प्लांट का अवलोकन करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन पहले हम शिव नारायण शर्मा जी से जान लेते हैं कि उनके लिए ये कितना खास मौका है, खास तौर पर मेहमान नवाजी का और आतिथ्य परंपराओं के निर्वहन करने का। सर, डीजाना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जब ये आपके सामने प्रस्ताव आया होगा आईडीए की तरफ से, तब कितनी ज़्यादा एक प्रसन्नता हुई कि हाँ, हमें मौका मिलेगा हमारे अपनों की आवभगत करने का। हमारे को माननीय श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी ने बोला कि यूक्रेन से या अन्य देश से अतिथि आ रहे हैं, तो वो हमारे भारतीय हैं। अभी तो विदेश में जाके बस गए हैं, परंतु वो हैं हमारे भारतीय। और जितने भारतीय हैं वो सब हमारे परिवार के ही लोग हैं, इसलिए हमारे घर में ही रुकाना है। और घर में ही जैसा हम लोग घर में भोजन करते हैं उसी प्रकार का उनका भोजन करना है। तो मेहमानों को जैसे हम हमारे दामाद का इंतज़ाम करते हैं, उसकी आवभगत करते हैं, वैसे ही हम हमारे भाई लोग जो विदेश में जाके बस गए हैं उनकी आवभगत करने के लिए हमारा पूरा शहर, इंदौर शहर और हमारा देश तैयार है। आपके घर में कब से तैयारियां शुरू हो गई थी कि क्या क्या खास कुछ करना है, अगवानी से लेकर तो आगे तक? मेरे घर में पिछले 10 दिन से हम तैयारी कर रहे हैं। हमने आप लोगों को रहने के लिए बढ़िया हमारे जो कमरे हैं रेनोवेट करवाए, अलग अलग थीम पे दिया। कोई को वाइट कलर दिया, किसी में ब्लू कलर दिया, किसी में अन्य कलर दिया, जिससे लोगों को जो उसमें रुकें उनको उसमें रहने से में ऐसा अनुभव हो जैसे वो उनके खुद के घर में रह रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी है कि आत्मीयता का भाव। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एक होटल में रुकना और एक लोगों के घर पर रुकना, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। और ये अंतर उतना है जितना एक मकान में और घर में होता है। हमारे साथ विपुल सेठ जी मौजूद हैं, यूक्रेन से लौटे हैं। उनसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर इसलिए भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच का जो हालात हैं, जो एक युद्ध चल रहा है, उसके कारण वहाँ कैसी स्थिति है और इन युद्ध के हालातों से जितना असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है, उससे भारत अपने आप को कहाँ पर खड़ा पा रहा है। विपुल सेठ जी से बात करते हैं। सर, पहले तो कैसा लगा आपको? हम हमारी तरफ से भी आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। और इंदौर में हम पिछले 2 दिन से हैं श्री शिव नारायण जी शर्मा के यहाँ पर, तो हमें बिल्कुल अपना जैसे अपने खुद के घर में हम आए हैं ऐसा फील हो रहा है। और हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं इस आवभगत से, इस स्वागत से। सर, मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः मैं हरियाणा राज्य के कैथल ज़िला से हूँ और पिछले 25 वर्षों से मैं यूक्रेन में अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। इंदौर में पहली बार आगमन? जी, इंदौर में पहली बार। तो कैसा लगा देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर में आकर के? जी, एयरपोर्ट से जैसे ही निकले तो जगह जगह होर्डिंग्स भी देखे कि द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो मन में एक प्रसन्नता का भाव था। के अलावा फील करने में आया कि नहीं? फिर वो सामने वो दिखाई भी दिया, जो लिखा हुआ था वो यथार्थ दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है। तो इसके लिए जो भी इंदौर प्रशासन उसको और यहाँ की जो जनता है सबको एक बहुत बहुत हमारी तरफ से साधुवाद और बधाई कि इसी तरह से अपनी इस स्वच्छता को नंबर 1 पर कायम रखें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। सर, हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो हालात बने हुए हैं, जो एक गंभीर स्थिति में आ चुके हैं, क्या स्थिति है यूक्रेन में वर्तमान दौर में और कब से वहाँ पर हालात बिगड़े हुए हैं और वर्तमान में क्या स्थिति? जी, वहाँ पर 24 फरवरी 2022 से ही लड़ाई शुरू हो गई थी और आज भी वो जो युद्ध चल रहा है वो लगातार चल रहा है। दोनों तरफ से कोई भी देश किसी भी तरह की नेगोशिएशंस, बातचीत के लिए तैयार नहीं है और सभी अपनी अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं और जो उनका एक अपना स्टैंड है उसी पर दोनों अड़े हुए हैं।
तो वहाँ पर सर स्थितियाँ कैसी है, मतलब वहाँ पर इसका कितना असर वहाँ की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है, वहाँ के व्यापार व्यवसाय पर पड़ रहा है? जी, मैं खुद वहाँ पर एक व्यापारी हूँ पिछले 25 वर्ष से। तो व्यापार पर और सामान्य जीवन पर बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ है। बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से परिवार बिछुड़ गए हैं, माएँ बच्चे सब तितर बितर हो गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी यूरोप में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। तो अभी तो जीवन कठिनाइयों से भरा है यूक्रेन। डर एक बना रहता होगा कि कब हमला हो जाए या इस तरह जी की जी स्थितियाँ जी, हैं? लगभग हर सप्ताह में एक बड़ा आक्रमण रूस की तरफ से यूक्रेन पर हो जाता है। तो उसमें 100-125 मिसाइल्स अलग अलग शहरों पर गिरती हैं। तो कुछ पता नहीं रहता कि वो मिसाइल कहाँ गिरेगी। ज़्यादातर तो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का और कुछ भी ऐसे स्ट्रेटजिकल पॉइंट्स हैं उन पर अटैक होता है। फिर कोई भी गलती से भी वैसे इधर उधर आम नागरिकों के ऊपर भी हमला हो जाता है। सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वहाँ पर भारतीयों की और भारत की स्थिति कैसी है? वहाँ पर इन हालातों के बीच जो तमाम भारतीय हैं या फिर जो दूसरे वतन के लोग भी हैं, वो भारत के लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है? आज कहाँ वहाँ पर युद्ध के हालातों के बीच आप लोगों की क्या स्थिति? जी, भारतीयों के लिए यूक्रेन के लोगों के मन में एक अच्छा भाव है, एक आदर का भाव है, एक प्यार का भाव है। और हम भारतीय भी वहाँ पर जब युद्ध शुरू हुआ तो हम वहाँ पर हिंदू स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और हमारा जो संघ का काम चलता है वहाँ पर। और तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो उसमें 22,000 के लगभग जो हमारे भारतीय छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं तो उनको अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से कैसे निकालना है। तो जो मोदी सरकार ने हमारा ऑपरेशन गंगा एक चलाया तो उसके तहत हम जितने भी HS से और भी NGO जो जुड़े हुए हैं उन सब ने एक कोऑर्डिनेशन बनाकर और यूरोप के भी जितने हमारे HSS के वॉलंटियर्स थे उसमें तो सब ने मिलकर वो पूरा दिन रात मेहनत करके अपने छात्रों को सुरक्षित कैसे अपने भारत तक पहुंचाया। उसमें एक बड़ा योगदान रहा हमारा सबका। और इसमें जितने भी बिजनेसमैन हमारे हैं भारत के, जो इंडिया क्लब है, उनके भी जो अपने भारतीय डायस्पोरा है उसमें उनका बहुत ही एक बड़ा योगदान रहा। उस युद्ध के समय में खाना पहुंचाना, टैक्सी की व्यवस्था करना, बस की व्यवस्था करना और इस तरह से सब छात्रों को या जो भी नागरिक भारतीय या कोई भी किसी को भी कोई भी मदद चाहिए सब ने बहुत ही बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। तो सर इस कठिन परिस्थिति में तिरंगा जब हाथ में होता है यूक्रेन में तो व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसका मनोबल उस समय टूटा होता है, उत्साह की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तब ये तिरंगा कितना काम आता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मेरे इस टाइम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपने जहाँ तिरंगा का नाम ले दिया तो 6 घंटे के लिए युद्ध दोनों तरफ से चल रहा था। जब 6 घंटे के लिए युद्ध विराम ये मोदी जी ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की और जो रूस के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, इन दोनों से बात करके 6 घंटे का युद्ध विराम करवाया। और ये लगातार भारत में भी टीवी पर एक गाइडलाइंस आ रही थी कि जितने भी छात्र हैं वो तिरंगा हाथ में लेकर और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं जो जिस शहर में है। तो ये हमारी आंखों देखी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे छात्र और कोई भी नागरिक भारत का हाथ में, कोई 10 के ग्रुप में है, कोई 100 के ग्रुप में है, कोई अपनी कार में से निकल रहा है तो सब ने अपने अपने कार पर, अपने ग्रुप्स पर पैदल चलते हुए तिरंगा हाथ में लेके, तो दोनों तरफ से बंदूकें जो नीचे हो गई, झुक गई कि तिरंगा आ गया। तो भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका और अरब देश के जो भी छात्र थे जिनको ये पता चला कि तिरंगा लेके निकलेंगे तो कोई आपको बाल बांका नहीं हो सकता है, तो दूसरे देशों के छात्र भी कहीं ना कहीं से तिरंगा लेके निकले और तब दिखाई दे रहा था कि तिरंगा में कितना एक दम है। भारत की छवि जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है वो उस समय साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ पर आपका जब व्यापार व्यवसाय होता है तो अलग अलग लोगों से आपकी चर्चा होती होगी। क्या वास्तव में अब जो भारत की एक मजबूत इमेज बनी है उसका आप सब लोगों को भी वहाँ पर उस वतन में फ़ायदा मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। एक हम मतलब छाती चौड़ी करके बोल सकते हैं कि हम भारत से हैं, तो इस बात का वो पूरा हमें एक सम्मान मिलता है कि भारत से हैं और भारत के लोग वहाँ पर भी अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो ऐसा देखने में आता है कि एक भारतीय लोगों की एक सम्माननीय स्थिति है यूक्रेन में। और जब उसी सम्मान के बीच हम अपने देश में आते हैं, यहाँ की सरजमी पर उतरते हैं, तब एक क्या भावनाएं
अपने मन में आती है कि जब, क्योंकि एक अलग ही बात हो जाती है, क्योंकि जिस देश के तिरंगे को वहाँ पर इतना सम्मान मिल रहा है, जब उसी देश में हम वापस पहुँचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो हम भी भारतीय, तो वो एक तब क्या भावना सामने आती है मन के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो भी हम उसे स्वीकार योग्य रहेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो वो फीलिंग्स होती हैं जब हम भारत आते हैं, तो उसके लिए कोई भी शब्द काफ़ी नहीं है। वो फीलिंग्स तो अपने अंदर ही होती हैं। अपनी भारत ये हमारी माँ है, तो जैसे कोई भी बच्चा अपनी माँ से लिपट कर जो आनंद की एक अनुभूति करता है, उसी तरह से हम भारत में जब आते हैं तो उसी हर्ष की और आनंद की हमें अनुभूति होती है। यही भावना है, और यही आपका जो एक राष्ट्र प्रेम के प्रति आपके अंदर की जो भावना है वो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर है। और उसके साथ अब आगे क्या प्रोग्राम है सर? यहाँ अब आप कार्यक्रम में आए हैं, अब यहाँ से क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है कि आप तीर्थ स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं, कहाँ जाने की योजना है सर? जी, अभी उज्जैन हमारा महाकाल के मंदिर को वहाँ दर्शन करने की इच्छा है, तो व्यवस्था भारत सरकार ने बहुत अच्छी की हुई हैं, तो उसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम इसका लाभ उठाएंगे। तो क्या महाकालेश्वर भगवान से आप ये प्रार्थना करेंगे कि युद्ध जैसे हालात जो हैं वो अब ख़त्म हो और एक बार फिर जो जनजीवन है वो सामान्य व्यवहार के तौर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ भी हम जिस भी मंदिर में जाते हैं, और भगवान से हमारी हमेशा यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व में एक शांति की स्थापना हो। और मोदी जी भी हमारे यही बोलते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो पूरा विश्व एक कोरोना के इस काल से निकला है, विश्व एक संकट के दौर से निकला है, तो उससे उभरने की एक हम प्रार्थना करते हैं भगवान से हमेशा, और विश्व में जो रूस यूक्रेन का युद्ध है वो भी समाप्त हो और हर जगह एक शांति की स्थापना हो। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इस पूरे आयोजन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और इंदौर शहर और यहाँ के नागरिकों के लेकर आपकी क्या पूरी टिप्पणी रहेगी? जी, आयोजन यहाँ का जो अब तक दिखाई दे रहा है, बाकी तो कल दिखाई देगा, तो जितना अभी हम 2 दिन से हैं, बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है अब तक, और आगे भी आशा है कि इससे भी अच्छे प्रबंध हमें देखने को मिलेंगे। और इंदौर वासियों के लिए तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके इस जो हमारा एक स्वागत किया जा रहा है, एक जो हमें यहाँ प्यार मिल रहा है, जो एक हम जैसे आपने बोला कि हम एक अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहे हैं, तो इस प्यार के लिए, इस स्वागत के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और हमेशा इंदौर वासियों के लिए शुभकामनाएं हमारी उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए विपुल सेठ जी। तो ये यूक्रेन से आए हैं, और हमने देखा कि तमाम वहाँ पर जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कई चीज़ें बताई है, और साथ साथ ये भी बताया है कि भारत का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों में कितना बढ़ चुका है, और उसका कितना लाभ जो भारतीय हैं उन्हें अन्य देशों में भी मिल रहा है। साथ ही साथ राष्ट्र प्रेम के प्रति उनकी भावना कितनी है कि वो भावुक भी हो गए, और संभवतः ये आयोजन इन्हीं सिलसिलों के कारण लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगा, हमें याद रखा जाएगा। और इसी आयोजन के चलते तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आज वो इस मेहमान नवाजी से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNR न्यूज़ इंदौर।